नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। गुजरात के चुनाव की तारीखें आज घोषित हो गई हैं। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को जनता वोट डालेगी और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, लेकिन अब की बार वहां का जनादेश क्या होगा? गुजरात की चुनावी पल्स समझने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत ने सबसे सटीक और सबसे बड़ा सैंपल सर्वे वाला ओपिनियन पोल किया है। ये ओपिनियन पोल बताने वाला है कि गुजरात में अब की बार क्या होने वाला है। 2022 के आखिरी लेकिन सबसे दिलचस्प चुनावी कॉन्टेस्ट में क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोई सरप्राइज देंगे? क्या कांग्रेस गुजरात में छुपा रुस्तम साबित हो सकती है? और मोरबी पुल हादसे का गुजरात चुनाव पर क्या असर होगा? आज ये सर्वे आपको सब कुछ बताएगा। टाइम्स नाउ नवभारत का ये ओपिनियन पोल सर्वे एजेंसी ईटीजी रिसर्च के साथ मिलकर किया है। इस सर्वे में हमने सवालों के साथ साथ आंकड़ों का हिसाब किताब भी किया है और सैंपल साइज के 25,500 यानी कि इतना बड़ा सैंपल साइज आपको कम ही मिलता है किसी ओपिनियन पोल में। 25,500 लोगों से हमने सवाल पूछे हैं और आंकड़ों के यानी कि सीट प्रोजेक्शन के हमने डिटेल्स इतने बड़े सैंपल निकाले हैं और सामाजिक मुद्दों वाले सवालों का सैंपल साइज है 7,800 यानी कि तकरीबन 8,000 रुपए। सर्वे में 60% सवाल टेलीफोन के जरिए पूछे गए हैं और 40% सवाल डोर टू डोर सर्वे के जरिए पूछे गए हैं, यानी ऑन द ग्राउंड सर्वे। और आज इस सर्वे में क्या कितना होगा, इन पर बातें जरूर होंगी। सवाल जो है वो सबसे पहले आपको बताना चाहती हूं, गुजरात में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा किसे मानते हैं? सवालों की तरफ जाने से पहले एक सैंपल दिया है हमने किस तरह के सवाल पूछे हैं, लेकिन पहले मिलवाना चाहूंगी आपको हमारे आज के विशेष पैनलिस्ट से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज बीजेपी के सीनियर प्रवक्ता गौरव भाटिया जी, आशुतोष जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अवनीजेश अवस्थी राजनीतिक विशेषज्ञ, डॉक्टर इरशान त्रिवेदी आम आदमी पार्टी को फॉलो करने वाले राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, लोकेश जिंदल कांग्रेस के लीडर हैं, पीयूष तंवर रिसर्च हेड है ईटीजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, जिन्होंने हमारे साथ ये सर्वे किया है। तो इससे पहले कि मैं पहला सर्वे की सवाल की तरफ जाऊं, मैं पीयूष तंवर को पूछना चाहूंगी। पीयूष तंवर जी, ये सर्वे जो हमने किया है ये कब तक क्या टाइम पीरियड में आपने लोगों से सवाल पूछे हैं और सैंपल साइज का आपने किस तरह से काम किया है? पहले आप दर्शकों को ये बता दें। जी नाविका जी, मैं आपको और टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि यह जो हमने पूरा प्रोसेस है वो हमने स्टार्ट किया था मई मंथ में और फेज बाई फेज हम लोग वो कर रहे थे। फेज 1 भी हमने टाइम्स नाउ नवभारत के साथ पब्लिश किया था और फेज 2 में हमने 15 दिन पहले ही टाइम्स नाउ नवभारत पे अपना फेज 2 पब्लिश किया था। तब हमारा 18,500 का सैंपल था, जिसको 2 महीने का टाइम लगा था कलेक्ट करने में, और अब इन्हीं 15 दिनों में हमने 8,000 के करीब और सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, जो कि फोकस्ड 70 to 80 असेंबली से किए गए हैं। और हम इस पूरे सर्वे को कीप ऑन अपडेटिंग, लेकिन हम इसको और अपडेट करते जाते हैं। हर एक फोकस्ड मतलब जो हमारा एक स्ट्रैटेजी रहता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को फोकस करना है और वहां से अपने सर्वे सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। तो और इसका जो पूरा प्रोसेस रहता है, जैसे आपने बताया 60% जो होता है वो टेलीफोनिक रहता है। जी बताएं। और 40% जो है वो डोर टू डोर रहता है। और इसमें हम लोग मेक श्योर करते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है वो बहुत रोबस्ट है। जैसे वी मेक श्योर के जो पूरा सर्वे होता है रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसमें ये मेंटेन किया जाता है कि जेंडर वाइज, एज वाइज और आपका सोशियो इकोनॉमिक वाइज पूरा प्रोपोर्शन जो है वो मेंटेन किया जाता है। और दूसरा है आपका जो आपका सर्वे की क्वालिटी होती है उसको हम लोग डबल चेक करते हैं। हमारी एक टीम रहती है जो कि डेटा का लॉजिकल चेक करती है, प्लस एक दूसरी टीम रहती है जो कि ऑडियोज होता है उनको चेक किया जाता है, और फिर
जो भी सैंपल जो सही नहीं होता है, डाउटफुल होता है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो पीयूष जी ने हमको बताया कि तो क्या पूरा तरीका process है, रहा ये basically सर्वे तो 6 करने months का। का है। अब मैं सवालों की तरफ जाती हूं। ये मुकाबला बीजेपी वर्सेस आप है। 54% लोग कहते हैं, यानी कि 54% लोग कहते हैं कि ये मुकाबला बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस सिर्फ 10% लोग, यानी कि कांग्रेस का सफा चट है जमीन से। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आप 16% लोग कहते हैं। एक तरफा वोटिंग 20%। तो 54% लोग समझते हैं कि ये पूरी वोटिंग जो है ये होने वाली है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच की टक्कर। सवाल नंबर 3 जो हमने लोगों से पूछा, ज्ञानवापी, हिजाब विवाद जैसे मुद्दों का गुजरात चुनाव पर क्या असर होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। 38% लोग कहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, 31% लोग कहते हैं। कुछ इलाकों में असर होगा 13%, यानी कि 38 + 13 कर ले तो 51% लोग कहते हैं। 51% लोगों का कहना है कि कुछ ना कुछ हिजाब जैसे मामलों का या ज्ञानवापी मामलों का असर होगा। कह नहीं सकते 18%। मैं आपको इस समय यह भी बता दूं कि गुजरात में जो हिंदू है वो 88% के से ऊपर है, मुस्लिम 10% के नीचे है, जैन 1% और ईसाई 1% से कम, यानी कि आधा % के करीब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है इन सब सवालों का। गोपाल इटालिया जो हेड है इस वक्त, अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी के, इनके हाल के विवादित बयानों का भी हमने सवाल पूछा और इनको लोग कैसे देखते हैं। गुजरात की संस्कृति पर हमला, 25% लोग मानते हैं कि ये गुजरात की संस्कृति पर हमला है। बीजेपी विरोधी वोट के लिए ऐसा कहा गया, 30% लोग मानते हैं। सीधा अटैक की रणनीति है ये, 24% लोग कहते हैं। और आपके लिए सेल्फ गोल है 21% लोग। तो सेल्फ गोल वाला मुद्दा और किस तरह से संस्कृति पर प्रहार हो रहा है, इसको आप अगर जोड़ दें तो क्या ये सेल्फ गोल हुआ है आम आदमी पार्टी की तरफ से? ये एक बड़ा सवाल है, आम आदमी पार्टी को सोचना होगा इसके बारे में। सवाल नंबर 5 जो हमने लोगों से पूछा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के घोटालों के आरोप का गुजरात चुनाव पर असर होगा क्या, हमने लोगों से पूछा। तो बीजेपी के पक्ष में बड़ा असर होगा, 36% लोग कहते हैं। राजनीतिक बदला मानेंगे इसे, 27% लोग कहते हैं। मामूली असर 15% लोग कहते हैं, कह नहीं सकते 22%। यानी कि असर होगा और बीजेपी को इसका एडवांटेज मिलेगा, वो 36% और 15% जो मानते हैं कुछ ना कुछ असर होगा, इनको अगर आप मिला दें तो ये 51% है, यानी कि घोटालों का कुछ ना कुछ असर होगा। सवाल नंबर 6, राजनीतिक पार्टियों को फ्री वाले चुनाव वादों पर आप क्या कहेंगे? जब लोगों से पूछा तो वादे हैं, वादों का क्या? 32% लोग कहते हैं वादे लोग करते हैं, चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं, तो वादों का कोई मतलब नहीं है। फ्री सिर्फ जरूरतमंद को मिले, 14% लोग कहते हैं। महंगाई के दौर में जरूरत है फ्रीबीज की, यानी कि 37% लोग कह रहे हैं कि महंगाई के समय जरूरत है तो अच्छी बात है। कह नहीं सकते कहते हैं 17% लोग। तो ये सवाल मैं अब पूछना चाहती हूं हमारे साथ बैठे हुए पैनलिस्ट से। और गौरव भाटिया जी, सवाल आपसे पूछूंगी पहले, गौरव भाटिया जी, कि क्या ये टक्कर सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच की है? कांग्रेस लगभग सफाचट है मैदान जंग से। नाविका जी, देखिए, जनता तो ये कह रही है, गुजरात में भी और हिमाचल प्रदेश में भी, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि जैसे गुजरात मॉडल और हिमाचल में जो विकास हुआ है और ईमानदारी वाली सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, गुजरात और हिमाचल दोनों प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और ऐतिहासिक जीतेगी। ऐतिहासिक मैं बताता हूं क्यों। सबसे पहले, गुजरात में 7वीं बार सरकार बनाना लगातार
27 साल के बाद भी प्रो इनकम्बेंसी होना और गुजराती अस्मिता का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़ा होना, ये बहुत बड़ा आज एक भाव है वहां की जनता में। और जो सवाल आपने पूछा, मैं बताऊं, हिमाचल में भी कहा जाता है कि एक बार बीजेपी की सरकार, एक बार कांग्रेस की, लेकिन वहां मैं खुद भी था, वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और बिल्कुल स्पष्ट है कि वहां पे भी दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। अब आपके सर्वे पे आते हैं। देखिए, आपने दिखाया बीजेपी वर्सेस आप 54%, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस 10%। असल में कोई भारतीय जनता पार्टी से टक्कर ले ही नहीं पा रहा। एक कॉलम होना चाहिए था कि विपक्ष की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी टक्कर में है, विपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा। और ऐसा इसलिए है कि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गुजरात में किस तरह से प्रचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखिए कांग्रेस पार्टी का कोई भी बड़ा नेता वहां अभी तक गया ही नहीं है। और आम आदमी पार्टी का मॉडल तो यह है पापी आप। उन्होंने भ्रष्टाचार में कोई कसर नहीं छोड़ी और एक दौड़ चल रही है। कांग्रेस, तुम चिंता ना करो, मैं तुम तेज धावक हूं, तुम्हें भ्रष्टाचार की दौड़ में हरा दूंगा। और सबसे बड़ी बात है, गोपाल इटालिया ने जो हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया ना, और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं विरोधियों को, कंस को वध कर दूंगा। मैं समझता हूं भारतीय राजनीति में विरोधी जरूर है, लेकिन खुद को भगवान कृष्ण का अवतार बना देना और मंदिरों को कह देना कि ये शोषण का अड्डा है, ये सब गुजरात की जनता कतई पसंद नहीं करती। क्या आम आदमी पार्टी सेल्फ गोल कर रही है? क्या कहीं ना कहीं इस वक्त तलवारें इस तरह की खींची हुई हैं कि एक तरफ अगर चुनौती है महंगाई की, तो दूसरी तरफ चुनौती है कि अच्छी गवर्नेंस कौन देगा? आप क्या मानते हैं, 27 साल के बाद जनता जो एक विपक्ष देखती थी कि भाई एक जाती है सरकार दूसरी आती है, वहां 27 साल से कोई बदलाव नहीं हुआ है, और दूसरी तरफ एक मॉडल है जो कम से कम इस वक्त थोड़ा घिरा हुआ मॉडल नजर आ रहा है। आप क्या समझते हैं, इन सर्वे के जो पहले के 6 सवाल हमने उठाए और जनता के जो जवाब आए, इस पर आगे क्या देख रहे हैं आप? आशुतोष जी, मेरे शायद आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने शायद म्यूट किया है। हाँ, सॉरी। कम ही म्यूट होते हैं आप आशुतोष जी, आज कैसे हो गई ये गलती? नहीं, कभी कभी म्यूट हो जाना चाहिए ना। देखिए, इतने तरह दिग्गज हमारे सामने बैठे हुए हैं और आप इतनी शानदार एंकर हैं, तो कभी कभी तो मुंह बंद रखना चाहिए हमारे ख्याल से। देखिए, ये जो आपका सर्वे है, इस सर्वे में एक चीज से मैं सहमत नहीं हूं, जो ये कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टक्कर है और 55% लोग ऐसा मानते हैं। अगर ऐसा है तो इसका ये कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से वहां साफ हो जाएगी, जो मुझे लगता नहीं। उसका कारण बहुत सिंपल है। कारण इसलिए है क्योंकि पिछले 27 सालों में अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका इलेक्टोरली रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी 38-39% के नीचे उसका वोट शेयर कभी नहीं गया। पिछले चुनाव में भी जब परफॉर्मेंस उसका 42% के आसपास रहा। तो एक बिल्कुल नई पॉलिटिकल पार्टी जिसका कोई जो है वो गुजरात के स्तर पर कोई बड़ा नेता नहीं है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल के नाम पे अगर वोट पड़ना है, इसके अलावा इतने बड़े राज्य के अंदर हर पोलिंग बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा कर ले जाना और वहां पर अपने मैसेज को फैला देना, मुझे लगता है वो बहुत ही मुश्किल काम। अगर वो कर सकते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत अजूबे वाली बात होगी और बहुत ही करिश्मे वाली बात होगी। पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी पहली कोशिश में कामयाब नहीं हो पाई। वहां पर भी 2014 में 4 लोकसभा की सीट जीती थी, जबकि दिल्ली में उसका सफाया हो गया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में सबने कहा कि आम आदमी पार्टी में 80 सीटें लेके आ रही है। एक ओपिनियन पोल ने तो कहा कि वो 100 सीटें लेके आ रही है 17 में से, लेकिन अंतिम उनको सीटें मिली 21। तो नई पार्टी के लिए इतने बड़े राज्य में अपने आप को स्प्रेड कर पाना और उसको वोट में कन्वर्ट कर पाना, ये एक बहुत मुश्किल काम होता है। और अगर मैं आपके सर्वे पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो 55% वाला फिगर है, ये कम से कम मुझे अभी समझ में नहीं आता है। एक बार अभी और जब, तो यानी कि आपका कहना है कांग्रेस को अभी राइट ऑफ नहीं कर सकते। डॉक्टर इरशान त्रिवेदी जी, आप इस मुद्दे पर कहां खड़े हुए हैं? क्योंकि
साउंड एंड फ्यूरी जिसको कहते हैं कि लाइट एंड साउंड शो तो बहुत हो रहा है, लेकिन आशुतोष जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और जमीनी लड़ाई इन्होंने इलेक्शंस की देखी है जमीन पर। उनका कहना है कि इसको कन्वर्ट करना वोट में और फिर सीट में बहुत मुश्किल काम होता है। और गुजरात में अभी पिछले चुनाव में कांग्रेस इतना मर नहीं गई थी कि आप बिल्कुल सोचें कि ये बीजेपी और सिर्फ आम आदमी पार्टी की टक्कर है। नमस्कार। मेरे साथ बीजेपी से गौरव जी और आशुतोष जी मेरे बहुत ही आदरणीय लोग हैं। मैं उनके सामने जस्ट अपनी राय रखता हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि 2017 में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। हो सकता है उसका एक मूलभूत कारण पाटीदार आंदोलन भी हो या और कोई हो, और जिस तरीके से कुछ कोशिश की गई थी कि कांग्रेस के भी वोट शेयर काफी बड़े थे, बीजेपी को एक तरीके से पूरा मेजोरिटी से थोड़ा ही ज्यादा सीट मिला था। अभी जिस तरीके से कांग्रेस में से कुछ विधायक पाला छोड़ के बीजेपी में दाखिल हो गए ऑपरेशन लोटस के तहत, उस तरीके से मुझे लग रहा है कि गांव में जो कांग्रेस का जनाधार था वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे टूट रहा है इन अ वे कि कांग्रेस जिस तरीके से बौखला गई है, या कांग्रेस जिस तरीके से इवन आज भी शायद वो एक सोलंकी सर का बयान था कि हम भाजपा को हराने के लिए किसी भी पक्ष का सहारा ले सकते हैं, बीटीपी हो, आप हो, या सब मिलके लड़े सिर्फ भाजपा को हराना। यानी कि जो एक बेस था कांग्रेस का, वो जो ग्रामीण इलाकों में मजबूत था, वो कम हुआ है, जिसकी असर हमने ताजे हुए वो नगर पालिका के और कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस में भी देखी। आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी का डेफिनेटली कोई वजूद सी, मान लीजिए कि हम लोग तो यहाँ पे जीरो थे, आम आदमी पार्टी वाले जीरो थे, यानी आम आदमी पार्टी का तो अभी तक कोई विधानसभा में कोई सीट नहीं है। एक धीरे धीरे जन प्रतिनिधि के तौर पे आम आदमी पार्टी का डेवलप होना, जहाँ पे जब लोगों का बीच में काम करना, लोगों की बातें सुनना, और जिस तरीके से जी अभी जनता भी मांग रही है कि दिल्ली में जिस तरीके से काम हुए, पंजाब में भी काम हो रहा है। तो यानी कि आपका कहना है कि आपका जो कंपटीशन है वो कांग्रेस के साथ है, क्योंकि बीजेपी तक पहुंचने के लिए पहले आपको कांग्रेस पार करनी पड़ेगी। तो आप अभी पोल पोजीशन पर नहीं है, ऐसा कम से कम लोग समझते हैं। आइए पूछते हैं इस वक्त अवनीजेश अवस्थी जी से। अवनीजेश अवस्थी जी, अभी डॉक्टर प्रशांत त्रिवेदी जी ने कहा ऑपरेशन लोटस के तहत कांग्रेस से जो बीजेपी में गए हैं, अब ये रोज रोज ऑपरेशन लोटस का जो चार्ज लगता है, ये तो वही बात हो गई ना कि इल्जाम रोज लगाएंगे, सबूत नहीं दिखाएंगे। क्योंकि ऑपरेशन लोटस तो एक्साइज के रेड्स के टाइम में भी कहा, आज ये कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं। तो ये ऑपरेशन लोटस एक तरफा उनके पास हथियार है जिससे वो बीजेपी को हराना चाहते हैं। और नाविका जी, जनरली आशुतोष जी और मेरी राय आमतौर पर नहीं मिलती है, लेकिन आज आशुतोष ने बहुत ही निष्पक्ष होकर के अपने विचार रखे हैं। मैं भी ये मानता हूं कि कांग्रेस को पूरी तरीके से राइट ऑफ नहीं किया जा सकता कांग्रेस गुजरात में, पहली बात। दूसरी बात, वहां के गुजरात के जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं गोपाल इटालिया, उन्होंने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की माताजी, 100 वर्षीय माताजी को नाटंकीबाज कहा, आप नहीं जानते शायद, ये लो लेवल पर, आम आदमी के लेवल पर बहुत ज्यादा इमोशनल मुद्दा होता है, और खासतौर से नरेंद्र मोदी को लेकर के। आम आदमी पार्टी का एक ये रणनीति होती है कि वो गोवा में चुनाव लड़ती है तो कहती है हम सरकार बनाने जा रहे हैं जी, उत्तराखंड में कहती है तो हम सरकार बनाने जा रहे हैं जी। पंजाब की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग थी, वहां पहली बार भी इनके चार जीते थे, 4 संसद सदस्य फुल्का, और जिस तरीके से सिखों का नरसंहार का मुकदमा लड़ रहे थे, उसका एक बहुत बड़ा रोल था, और वहां से उन्होंने किया। लेकिन बात बड़ी साफ सी है नाविका जी कि महंगाई एक मुद्दा है, बाकी आप जितने मुद्दे कर लीजिए। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा कि मैं जिन्होंने सर्वे किया है उनका कि आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, महंगाई मुद्दा है, आप वोट किसको देंगे, लेकिन उसके बाद कहेंगे वोट फिर भी हम नरेंद्र मोदी को देंगे। मुद्दा महंगाई हो सकता है, मुद्दा बेरोजगारी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद हम वोट किसको देंगे, वोट हमें उम्मीद सिर्फ नरेंद्र मोदी से है। मैं एक छोटी सी बात क्या करके अपनी बात खत्म करूंगा कि मुझे एक ही बात बस थोड़ी सी इस सर्वे में, जनरली मैं सर्वे को आमतौर पर बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, कि जिसने किया है उसने पूरी ईमानदारी से किया होगा, बस एक से मेरी थोड़ी सी असहमति है कि नरेंद्र मोदी फैक्टर जो 11% के कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो गुजरात में कम से कम, पूरे देश में भी है, और गुजरात में वो ज्यादा और भी ज्यादा होता है। वहां पर जो पोलराइजेशन है वो मोदी
और एंटी मोदी। एंटी मोदी का वोट कांग्रेस में, आप में और बाकी जगह ले जाए। 2017 में जो चुनाव हुआ था उस समय डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, पाटीदार आंदोलन, इन सब के कारण से के बावजूद भाजपा 99 सीट लेके आई थी। बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, बिल्कुल इस पर कोई दो राय नहीं है कि आज देश में अगर कोई सबसे पॉपुलर लीडर है तो वो नरेंद्र मोदी हैं, और जनता समझती है कि उम्मीद शायद उनसे ही है। क्या ये फैक्टर गुजरात में सबसे बड़ा होगा? पीयूष जी, आपको सोचने की जरूरत है कि क्या मोदी फैक्टर को आपके सर्वे ने कम आंका है, क्योंकि ये हमारे पैनलिस्ट का इस वक्त जवाब है आपको कि यहाँ असहमति नजर आ रही है। आइए अगले कुछ सवाल फिर से देख लेते हैं। 7वां सवाल जो हमने पूछा जनता से वो है, गुजरात में बीजेपी लगातार क्यों जीत रही है? इस पर कहा विकास का मॉडल। 45% लोग समझते हैं कि विकास का मॉडल जो है वो विनिंग मॉडल है बीजेपी के लिए। मजबूत संगठन 19% चांद लगा देता है। कमजोर विपक्ष ये भी एडवांटेज देता है, और कहना मुश्किल 9%। तो अच्छा डेवलपमेंट मॉडल जो है और उसके साथ जो संगठन है बीजेपी का, वो जो है वो बहुत एडवांटेज देता है। सवाल नंबर 8 जो हमने लोगों से पूछा, गुजरात के मुस्लिम वोटर्स किसके साथ हैं? विकास के साथ 29% गुजरात के वोटर विकास के लिए खड़े होते हैं। ये बड़ा आंकड़ा है, और इस पर सोचना पड़ेगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को, जिन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को समझा है एक वोट बैंक की तरफ सिर्फ। और जब गुजरात के चुनाव आते हैं तो पिछली बार हमने देखा कांग्रेस पार्टी से किस तरह राहुल गांधी मंदिर के दर्शन करते चले गए थे, क्योंकि वो जानते हैं कि 10% से कम मुसलमान हैं गुजरात में। कांग्रेस आप में बटेंगे ये मुसलमान वोट 13% लोग कहते हैं। आम आदमी पार्टी के साथ 34%, यानी आम आदमी पार्टी के साथ जो है थोड़े मुस्लिम जाएंगे, कांग्रेस को यहां भी कुछ नहीं मिलेगा, और जो बीजेपी को हराएगा उसके पास 24% जाएंगे। लेकिन 29% लोग जो मुसलमान हैं वो बीजेपी के साथ खड़े हैं, यानी नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। अगला सवाल, आम आदमी पार्टी के अग्रेसिव कैंपेन से क्या होगा? बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती 27% लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के लिए सिरदर्दी 28% लोग कह रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों की चुनौती है 22% लोग, अभी कहना मुश्किल है। तो कांग्रेस की सिरदर्दी तो तय है। अगला सवाल नंबर 10, कांग्रेस के अब तक के गुजरात कैंपेन पर क्या कहेंगे? हार तय मानकर बैठे हैं 37% लोगों का यही कहना है कि ये तो मैदान में उतर ही नहीं रहे, मान चुके हैं कि हार गए। ना नेता ना वोट 18% लोग कहते हैं। आखिर में कैंपेन तेज करेंगे 21% लोगों को अभी भी उम्मीद है। कंफ्यूज है किसे टारगेट करें 24% लोग कहते हैं। लोकेश जिंदल जी, आप जुड़ गए हमारे साथ। ये सवाल जरूर आपके लिए बहुत जरूरी होंगे, क्योंकि ये सवाल बताते हैं कि कांग्रेस कितने पानी में है। गुजरात ओबीसी वोटर्स की पसंद कौन है? बीजेपी 48% लोग कहते हैं, कांग्रेस 14%, 31% लोग, आम आदमी पार्टी अपनी जाति के कैंडिडेट को 7% लोग कहते हैं। तो ओबीसी बीजेपी के साथ। महिलाओं का वोट जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये किसको जाएगा? फिर 48% बीजेपी को, कांग्रेस को 12, आम आदमी पार्टी को 33, कोई एक पार्टी नहीं 7% लोग। तो ये सवाल है। लोकेश जिंदल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कांग्रेस है कहां चुनावी मैदान में? नमस्कार नाविका जी। नाविका जी, आपने कहा कि बीजेपी के लिए उसका संगठन एक बहुत बड़ी शक्ति होगा। ये गुजरात में एप्लीकेबल नहीं है, और ये हम अभी देखेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जिस तरह से शासन करने का तरीका है वो एक तरह से अथॉरिटेरियन है। उन्होंने संजय जी को बाहर निकाला, बाद में केशुभाई पटेल जिन्होंने विद्रोह किया। पूरा देश जानता है कि संगठन आज पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है। आरएसएस नाराज है। नागपुर में नरेंद्र मोदी जी
भले ही बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी जी इंपॉर्टेंट हो, मगर आरएसएस के लिए नरेंद्र मोदी जी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो संगठन कमजोर है अंदर से। और दूसरी बात, जब हम 2012 और 2017 को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि बीजेपी की करारी हार हुई थी सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में। स्पेशली सौराष्ट्र रीजन की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी ने एक अच्छा खासा वोटिंग शेयर वहां खोया था। और आज अगर जो एग्रेरियन एरिया है, जो कृषि का एरिया है सौराष्ट्र का, वहां पर भाजपा की स्थिति बहुत कमजोर है। भाजपा जिन एरिया पे एम्बार्क करती है वो है नॉर्थ गुजरात, मध्य गुजरात और साउथ गुजरात, और जो 3 इंपॉर्टेंट सिटीज जिसे कहा जाता है। यहां पर भी महंगाई, बेरोजगारी ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए भाजपा के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो यहां पर एक तरह से वोटर्स का भाजपा और उसकी पॉलिसीज के प्रति एक नकारात्मक स्वभाव उजागर हो रहा है। अभी जैसे रैलीज होती है, जिस प्रकार से लोग बाहर आ रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को। जो मिल्क कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती थी वहां पर लोग नाराज हैं भाजपा की पॉलिसी से, रणनीतियों से। तो मैं समझता हूं कि 2012 के बाद जिस तरह से 2017 में भाजपा के वोटर शेयर कम हुए थे, भाजपा को एक योगेश जिंदल जी, आप भाजपा की बड़ी चिंता कर रहे हैं, लेकिन चिंता और चिंतन की जरूरत तो कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा करनी चाहिए आपको। बल्कि इस वक्त आपसे ज्यादा बैटिंग कांग्रेस पार्टी के लिए अब विजेश अवस्थी और आशुतोष कर रहे हैं। आपके पास ना लीडर है, आपके पास ना कोई अभी चुनाव के मैदान में उतरा है। अभी से लोग कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कि भैया मिलकर आ जाओ, हमारे पास अकेले तो हराने का दम नहीं है। और आप बीजेपी की गलतियां दिखा रहे हैं और आप कह रहे हैं मोदी मॉडल बड़ा अथॉरिटेरियन है। मोदी मॉडल सक्सेसफुली चला, मोदी मॉडल सक्सेसफुली चला है 21 साल गुजरात और सेंटर के बीच में। आपका मॉडल कहां है भाई साहब? आपका मॉडल है कहां? राजस्थान मॉडल, वहां सचिन पायलट जी और गहलोत के बीच में जो हो रहा है आपको पता ही होगा। गौरव भाटिया जी, ये चिराग किसको दिखा रहे हैं? सूरज को रोशनी? देखिए, पूरे गुजरात में जिस तरह का माहौल बना हुआ नहीं, लोकेश जिंदल जी पहले आप गौरव भाटिया जी आपको जवाब दे रहे हैं, अब थोड़ा सा इनकमिंग कहा जाता है ना, मिल बैठे हैं जुगनू सारे, ऐलान ये है कि आओ सूरज को हटाया जाए। देखिए, हमारा मॉडल इनको समझ में नहीं आता है, उसकी वजह है ये कंफ्यूजन वर्सेस क्लैरिटी की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी में तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर कंफ्यूजन, और यहां पे है क्लैरिटी। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, देखिए 27 साल तक जनता आशीर्वाद दे और उसके बाद आके कांग्रेसी कहें कि भाई गलत कर रहे हैं, ये खराब है, वो खराब है, तो जितना पृथ्वी से मंगल ग्रह दूर है वैसे ही वास्तविकता से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दूर है। और उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। देखिए, गुजरात मॉडल आज भारत में ही नहीं पूरे विश्व में विकास के लिए माना जाता है, और आपका सर्वे भी ये बता रहा है कि विकास का मॉडल है, इसलिए बीजेपी की जीत होगी। ये 45% लोग कह रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। और एक प्रश्न आपने और जो है पूछा था वो रोजगार पे था, और मैं आंकड़े देता हूं। गुजरात में बेरोजगारी दर, राष्ट्रीय दर है करीब 7%, 1.6% है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, बेरोजगारी दर है 10% के आसपास, और राजस्थान में सबसे ज्यादा 24%। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि गुजरात मॉडल नौकरी देने का एक पैमाना है, एक गारंटी है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है, आज कांग्रेस की राजनीति शुरू होती है चुनाव की घोषणा के साथ, जिसमें ये अंडर करंट है, ये बताते हैं साइलेंट वोटर हमारे साथ हैं, ये बताते हैं नाविका जी। जब चुनावी परिणाम आते हैं और मुंह की खानी पड़ती है, जैसे उत्तर प्रदेश में तो प्रियंका वाड्रा गांधी फेल हो गई, तो ये कहते हैं हमारी मॉरल विक्ट्री हो गई है, हमने बहुत अच्छा लड़ा है, राहुल गांधी आए देखिए बाहर, खड़गे जी निकले बाहर, और अगली बार अच्छा करेंगे। लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। और मैं तो चिंता कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी वो भी है, लेकिन कम समय में आज विपक्ष की जो जिम्मेदारी है उसको निभाने के लिए आगे बढ़ रही है, और कांग्रेस पार्टी जो है उसके बावजूद सिर्फ हमें कोस रही है।
अरे 3 अच्छे काम अपने बताओ। ये तो बताओ कि अहमद पटेल जी अब नहीं है, एक बड़े नेता थे कांग्रेस के, आज उनके बिना आप चुनाव लड़ रहे हैं। हार्दिक पटेल पिछली बार आपकी तरफ थे, इस बार भाजपा के साथ हैं। अल्पेश ठाकुर आपके अभियान में थे पिछली बार, इस बार हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है मोदी जी का ब्रह्मास्त्र। जब मोदी जी का ब्रह्मास्त्र चलता है तो आप देखेंगी किस तरह से ये लोग परास्त हो जाएंगे, क्योंकि उनकी ईमानदारी, उनकी कर्तव्य परायणता के सामने ये लोग खड़े नहीं हो सकते। और राहुल गांधी जी तो केरला, कर्नाटका, आंध्रा के बीच में है, अभी तो गुजरात कहीं उनके सपनों में भी नहीं है। तो लोकेश भाटिया जी ने कहा कि कांग्रेस का कोई प्लान नहीं है, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि वो कांग्रेस ही थी जिसने गुजरात को गुजरात बनाया है। अमूल कांग्रेस की देन थी। कांग्रेस ने ही गुजरात को आज एक डेवलप्ड स्टेट जिसे हम कहते हैं उस तह तक पहुंचाया। और भाजपा सरकार में क्या हुआ? सीएनजी भाई साहब आप जो भी कहें, लेकिन पब्लिक कह रही है कि कांग्रेस हार मान चुकी है। आप कह रहे हैं कि आपने कांग्रेस बनाया। अब आशुतोष जी, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने अभी तक कांग्रेस के दिमाग में रहेंगे, तो ये मैदान जंग में उतरेंगे कब और कैसे? ये समझेंगे नहीं समझ सकते। इस आपके सवाल का जवाब तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता देंगे, मैं तो नहीं दे सकता हूं, जाहिर सी बात है। लेकिन एक आपका जो सवाल था उसमें एक चीज मुझे थोड़ा हैरान करती है। जब आप ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के लिए सिरदर्द है, तो सिरदर्द का मतलब ये कि थोड़ी बहुत दिक्कत पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगर सर्वे ये कहता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में लड़ाई है, तो सिरदर्द फिर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए होनी चाहिए। मुझे थोड़ी सी आपके इस डेटा में थोड़ा एनोमली नजर आता है। देखिए, दूसरी बात, एक बात अब बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि 2017 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें अगर आप अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, अगर इनकी 55 में से 45 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलती, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि बाकी की 127 सीटों में कांग्रेस को 67 सीटें मिली थी और बीजेपी को 50 सीटें मिली थी। तो इसका मतलब यह है कि अर्बन जो 4 बड़े मेट्रोपोलिस हैं, वहां पे बीजेपी का बहुत जबरदस्त होल्ड है। पिछली बार उनको 73% वोट इन 4 सेंटर्स में मिला था। लेकिन जो सेमी अर्बन है और रूरल बेल्ट है, वहां पे बीजेपी ट्रेडिशनली कमजोर होती दिखाई कमजोर रही है। अगर आप 2012 का आंकड़ा उठा के देख लें, 2017 का आंकड़ा उठा के देख लें, वहां पर कांग्रेस से बीजेपी की या तो तगड़ी टक्कर रही है या कांग्रेस बीजेपी से आगे निकलती रही। तो अगर इस बार अगर सूरत के इलाके में अगर आम आदमी पार्टी अपने आप को पिछली बार 22 जो म्यूनिसिपैलिटी की सीट उसने जीती थी, 20% वोट उसने गांधीनगर में लिया था, अगर ये है तो फिर बीजेपी को थोड़ा सा चिंता अपने इस सेंटर में होना चाहिए। लेकिन एक चीज और, बिल्कुल एक चीज और है जो इन्होंने कहा कि मोदी फैक्टर जो 11% है। मैं बिल्कुल, अगर आप मोदी को बीजेपी के गुजरात से अलग कर दें तो फिर बीजेपी का कोई मतलब नहीं है। ये फैक्टर कम से कम 20 से 25% कंपैरिजन में उस सवाल के लिए है। आप इस सवाल को गलत ना समझे आशुतोष जी। ये सिर्फ इस बात के लिए कहा गया था जो ऑप्शंस उनको दी गई थी। तो मोदी फैक्टर तो वहां हमेशा से रहा है। तो अभी इस वक्त की जो फैक्टर्स हैं उसमें उन्होंने कहा कि मोदी फैक्टर तो हमेशा से था, इस वक्त ये दूसरे फैक्टर भी चल रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में आप अगर इस सवाल को देखें तो वो सवाल का आपको रुझान समझ आएगा। हमने ये कहा था कि अग्रेसिव कैंपेन से क्या होगा, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा 27% बीजेपी के लिए चुनौती है और कांग्रेस के लिए सिरदर्दी 28%, बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती 22%। ये कहना मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में आप मत लीजिए कि ये मोदी के पॉपुलैरिटी पर कुछ है, लेकिन जनगण का मन है गुजरात का। सीटों से ही बात बनती है, इन सवालों से कुछ नहीं बनता। सीटों का क्या प्रोजेक्शन रहेगा, क्या रुझान रहेगा, हम आपको बस 2 मिनट में बताने वाले हैं। सीटों को हम रीजन वाइज आपके स्क्रीन पर डालेंगे और कहां पर कौन जीत रहा है, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं। और मोरबी हादसे का क्या असर होगा, ये दोनों चीजों पर हम बात करेंगे। लेकिन त्रिवेदी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, त्रिवेदी जी, इस वक्त लड़ाई किस बात की है? एक तरफ है बीजेपी, दूसरी तरफ
ऑपोजिशन का वोट है जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भिड़ी हुई है। आपको लगता है कि ये ऑपोजिशन के वोट डिवाइड करेगी? और यही बात कांग्रेस के सीनियर लीडर सोलंकी साहब कह रहे थे, जिसका आपने पहले भी मेंशन किया था। देखिए, मैंने भी ये कहा था कि कांग्रेस ग्रामीण इलाकों में जो सक्षम थी वो अभी रुझान कम हुआ है, यानी कांग्रेस का वोट शेयर काफी हद तक कम होगा, लेकिन साथ में वही नुकसान बीजेपी को भी होगा। जिस तरीके से, जैसे आपने बोला था कि विकास का मॉडल 45% दिखा रहा है, लेकिन वो मार्केटिंग ज्यादा है रादर के एक्चुअल वर्क। अब जैसे कि आपने मोरबी का पुल देख लिया, हमने बरवाला का हत्याकांड देख लिया, तक्षशिला देख लिया। गुजरात की जनता जैसे इमोशनल है कि उनको हीराबा या मोदी जर के विरुद्ध कोई भी बोले तो वो गलत लगता है, मैं समझ सकता हूँ, मैं भी उस बारे में थोड़ा आहत हूँ। लेकिन साथ में ये भी आपको मानना चाहिए कि इमोशनल जनता इसमें भी है कि भैया गलत गवर्नेंस के कारण 140 से ज्यादा लोग मर गए, वो ज्यादा लोग आहत हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें बीजेपी के अगेंस्ट जाएगी। और जिस तरीके से लोगों को फ्री बिजली मिलेगी, और जो ये है लोग उसको रेवड़ी का करार दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, वही आज 2-2 सिलेंडर। तो त्रिवेदी साहब, ये क्यों ना पूछा जाए सवाल के एक्साइज घोटाले की बात हो रही है दिल्ली में, और दिल्ली मॉडल में आजकल पोल्यूशन की ही चर्चा है, तो इससे आम आदमी पार्टी के गवर्नेंस के रिकॉर्ड पर भी सवाल आएगा। ये आप क्यों नहीं सोचते? ये भी सोचने वाली बात है ना। लेकिन मैं सीट्स का प्रोजेक्शन दिखाना चाहती हूँ। सौराष्ट्र कच्छ में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, ये हमारा प्रोजेक्शन। बीजेपी सौराष्ट्र में 31, कांग्रेस 12, आम आदमी पार्टी 10, अदर्स 1। ये सौराष्ट्र का प्रोजेक्शन है। उत्तर गुजरात में किस पार्टी को कितनी सीट, ये भी बता दूं आपको। बीजेपी को 23, कांग्रेस को 5, आम आदमी को 4, अदर्स 0। फिर सेंट्रल गुजरात अगर देखा जाए तो बीजेपी को 47 सीट, कांग्रेस को 10, आम आदमी पार्टी को 4। तो जो भी कह रहा था कि कांग्रेस मर चुकी है, फिर से दोबारा सोचे। कांग्रेस का वोटर बेस है। आशुतोष जी और अवनीजेश अवस्थी जी, आपने जो बातें कही थी, शायद सर्वे उसको कहीं ना कहीं दिखा भी रहा है, दर्शा भी रहा है। दक्षिण गुजरात में क्या होगा, इस पर बीजेपी की 27, कांग्रेस 3, आम आदमी पार्टी 4, अदर्स को 1। और ये आपको रीजनल मैंने आपको दिखाए हैं कि क्या है। ये डिफरेंट रीजन्स के आपको प्रोजेक्शंस दिखाए हैं। अवनीजेश अवस्थी जी, यहाँ तो जो टक्कर है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की लग रही है, क्योंकि बीजेपी हर जगह बहुत ज्यादा बढ़त लेकर आगे है। इस पर आपका क्या कहना है? नाविका जी, मैंने पहले ही कहा था कि 2017 के चुनावों के आधार पर इस चुनाव का कोई निर्णय नहीं निकाला जा सकता। 2017 के पश्चात बीजेपी ने गुजरात में बहुत ज्यादा गेन किया है, और क्वालिटेटिव गेन किया है। इसमें मैं ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूं आपको। मैं यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आम आदमी पार्टी, जिसने कहा कि वो हाइप बहुत करते हैं, बीजेपी मार्केटिंग बहुत करती है, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा हाइप, और हाइप इतना जिसमें इरिटेशन हो जाता है, वोटर को इरिटेशन तक हो जाता है, इस हद तक हाइप कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। और मैं इस बात के लिए फिर से एक बात कहूंगा, रिट्रेट कहूंगा कि 5 राज्यों के भी चुनाव हुए थे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा में, तो ये सरकार बनाने वाले थे। इन्होंने तो कह दिया था, जैसे इस बार केजरीवाल ने कहा जी बस 90 के करीब आ गई हैं जी, थोड़ा सा धक्का और दे दो, 2-3 सीटें और चाहिए जी, बस बन गई जी, हमारी तो सरकार बन गई जी, ये कह रहे हैं केजरीवाल। लेकिन वास्तव में जितनी आप सीटें दिखा रहे हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी को उतनी भी सीट मिलने वाली नहीं है वहां पर ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। 2014, 15, 16, 17 में जो आम आदमी पार्टी की छवि थी, आज उस छवि नहीं, वास्तविकता में जिस तरीके से दिल्ली के लोग वहां पे बताते कि हम किस तरीके से रह रहे हैं, यहाँ पर किस प्रदूषण में रह रहे हैं, कॉलेजेस में लेक्चरर्स को सैलरी नहीं मिल रही है, नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी नहीं मिल रही है, कूड़ा जिस तरीके से, ये हर काम में जिस तरीके से अड़ंगा लगाते हैं, सिर्फ एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट के दम पे ज्यादा दिन नहीं चलता काम। एडवर्टीजमेंट पंजाब में चल गया क्योंकि वहां पर एक डिफरेंट पॉलिटिक्स थी, वहां पर अकाली और कांग्रेस दोनों से बहुत ज्यादा नाराज थे, और बीजेपी कहीं थी नहीं, इसलिए वहां पर जीत गई। बात जहां तक गुजरात की है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप देख लीजिएगा कि जो भी है, मैं सर्वे को मैं कोई डिस्कार्ड नहीं करता हूं। सर्वे जिसने किया है उसने बहुत मेहनत से किया होगा, परिश्रम से किया होगा, ईमानदारी से किया होगा। लेकिन वास्तव में जब निकल करके आएगा, और जब गुजरात में रैलियां होंगी, जब चुनाव होगा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी खुद जब वहां पर जाएंगे, तो इसका अलावा फैसला बहुत ज्यादा
भाजपा के पक्ष में जाने वाला है इस पर। आपकी बातें सुनी और पीयूष जी भी सुन रहे हैं, उसके सवालों के जवाब में जरूर पीयूष जी से लूंगी, लेकिन चारों जो रीजन्स हैं गुजरात के, मैं उनके एक बार नंबर फिर से दर्शकों को दिखाना चाहती हूं और कंपेयर करना चाहती हूं। 2012 जो नरेंद्र मोदी का आखिरी गुजरात में चुनाव था, जब चेहरा मुख्यमंत्री का वो खुद थे, तब बीजेपी की 35 सीटें थी, सौराष्ट्र में गिरकर 23 सीटें हुई 2017 में। हमारा ओपिनियन पोल 31 सीट दे रहा है इस वक्त बीजेपी को सौराष्ट्र में। कांग्रेस 16 से 30 गया, अब 12 पे नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी की कोई प्रेजेंस नहीं थी, 10 सीटें वहां शायद उनको मिलेंगी, ऐसा हमारा सर्वे बता रहा है। अगला रीजन अगर हम देखें तो दक्षिण गुजरात का है, माफ कीजिएगा उत्तर गुजरात का है, और उत्तर गुजरात में बीजेपी 15 पर थी 2012 में, 14 पर 2017 में। इस बार सर्वे बता रहे हैं कि 23 सीटें मिल सकती हैं बीजेपी को उत्तर गुजरात में। कांग्रेस 17 से 18 गई और अब 5 पर लुढ़कने का अंदेशा है। आम आदमी पार्टी को 4 सीटें। सेंट्रल गुजरात यानी मध्य गुजरात में अगर आप देखें तो मध्य गुजरात में 2012 में बीजेपी की 38 सीटें थी, 37 तक गई पिछले चुनाव में, और अब 47। तो यानी कि सेंट्रल गुजरात में बीजेपी को बहुत फायदा होने वाला है, ऐसा हमारा सर्वे दिखा रहा है। कांग्रेस 21 से 22 गई और अब 10 पर लुढ़कने का अंदेशा है, और 4 सीटें आम आदमी पार्टी को। इसके बाद मैं आपको दक्षिण गुजरात के नंबर दिखाऊंगी, और दक्षिण गुजरात के नंबर बीजेपी के 28 थे, 25 पर गए 2017 पे, और इस बार 27 पर रिकवरी के पूरे संकेत नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 6 थी 2012 में, 8 2017 में, और 3 पर पहुंचने वाली है, ऐसा सर्वे में संकेत आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी 4 सीटें। ये थी चारों रीजन्स की आपको मैंने बताई। मैं इससे पहले कि मोरबी का क्या असर होगा आज सुनाना चाहती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपने भाषण में विज्ञान भवन में आज सुबह क्या कहा, सुनो। हमने देखा है कि जेल की सजा होने के बावजूद भी, भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद भी, कई बार भ्रष्टाचारियों का गौरवगान किया जाता है। मैं तो देख रहा हूं ऐसे ईमानदारी का ठेका लेकर के घूमने वाले लोग, उनके साथ जाकर के ऐसे हाथ पकड़ के फोटो निकालने में शर्म नहीं आती उनको। ये स्थिति भारतीय समाज के लिए ठीक नहीं। आज भी कुछ लोग दोषी पाए जा चुके भ्रष्टाचारियों के पक्ष में भांति भांति के तर्क देते हैं। अब तो भ्रष्टाचारियों को बड़े बड़े सम्मान देने के लिए वकालत की जा रही है। ये कभी ऐसा हमने सुना नहीं देश में। ऐसे लोगों, ऐसी ताकतों को भी समाज द्वारा अपने कर्तव्य का बोध कराया जाना बहुत आवश्यक है। बहुत अहम बात कही है प्रधानमंत्री ने। ये इशारा किस तरफ था शायद जनता समझती है, लेकिन चुनाव का समय है और सीट प्रोजेक्शन में मोरबी का भी फैक्टर हमने लिया है। मोरबी में हैंगिंग ब्रिज टूटने की घटना को लोग कैसे लेते हैं गुजरात में? प्रशासनिक लापरवाही 28% लोग, राज्य सरकार की लापरवाही 23% लोग, हादसा 18%, ये सभी 31% लोग। तो कहीं ना कहीं मोरबी हादसे का प्रशासनिक जो है फॉल्ट वो मानते हैं लोग। और पूरे आंकड़े अगर मैं आपको दिखाऊं इस वक्त स्क्रीन पर कि गुजरात में कितने सीटें कौन सी पार्टी को जाने वाली हैं, तो इससे पहले कि सीटों का टैली आपको दिखाऊं, मैं वोट शेयर दिखाऊंगी। वोट शेयर आने वाले हैं आपके स्क्रीन पर। वोट शेयर कितना होगा? बीजेपी पिछले चुनाव में 48% पर थी, इस बार 45% वोट शेयर होने वाला है बीजेपी का, ऐसा हमारे सर्वे में दिखाया गया है। कांग्रेस को 21% और आम आदमी पार्टी को 29%, अदर 5।
ये, लेकिन आम आदमी पार्टी की वोट शेयर इतनी बताई जा रही है पीयूष जी, लेकिन सीटों में आम आदमी पार्टी हर रीजन में जो 4 हमने दिखाए हैं रीजन्स, उसमें आम आदमी पार्टी कांग्रेस से आगे कहीं नहीं जा रही। तो ये वोट शेयर बनाम कन्वर्जन टू सीट्स में कौन सा फॉर्मूला लगाया है आपके सर्वे ने? जी नाविका जी, पहले तो मैं ये बताऊंगा नाविका जी के वोट शेयर और सीट का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। अगर मैं आपको बताऊं कि 2012 के इलेक्शन में बीजेपी को 115 सीट्स आई थी, बट उसका वोट शेयर 47% था। तो अगर इसी हिसाब से जाएंगे तो 2017 में बीजेपी का वोट शेयर 49% हो गया था। तो हम जनरली क्या मानेंगे कि सीट्स बढ़नी चाहिए, बट सीट 16 गिर गई थी और 99 पे आ गई थी। तो वोट शेयर का डायरेक्ट कोई वो नहीं होता है। तो आपको मैं बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी जहां पे भी बीजेपी जीत रही है, वहां पे कांग्रेस को 3rd पोजीशन पे लाके 2nd आ जा रही है। तो वहां पे उनका कहीं ना कहीं 30, अगर बीजेपी का इसलिए 50% से ज्यादा है, तो वहां पे आम आदमी पार्टी 30-35% पे आ जा रही है। और जहां पे कांग्रेस जीता है, वहां पे भी आम आदमी पार्टी जो है वो अपना कहीं ना कहीं 20-25% वोट शेयर निकाल ले रहा है। सो आम आदमी पार्टी जो पूरे गुजरात में फैला हुआ है, उसका जो मतलब जो भी नैरेटिव बिल्ड हुआ है थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू, उनके कैंपेनिंग के थ्रू। और दूसरा जो आपका कांग्रेस का है, तो कांग्रेस सिमट गया है वहां पे जहां पे उनके कैंडिडेट्स है। बिकॉज अगर आप देखेंगे, मैं आशुतोष जी को भी पहले इस चीज का जवाब दूंगा जो उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस के पिछले उन्होंने वोट शेयर को कंपेयर किया। मैं उनको कहना चाहूंगा कि ये जो रेट्रो डेटा है, अगर इस हिसाब से हम चलेंगे तो इस हिसाब से तो 2014 में कभी बीजेपी नहीं आती, कभी अमेठी की सीट कांग्रेस नहीं लूज करती, और ना ही पंजाब में कभी आम आदमी पार्टी जो है वो लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीतती। क्योंकि जो सर्वे होता है वो आपको करंट सिनेरियो दिखा रहा है। तो वोट शेयर और सीटों में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। कितना फैला हुआ है आपका वोट शेयर, ये तय करता है कि वोट शेयर क्या होगा। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड वोट शेयर जहां होता है वहीं वो कन्वर्ट होता है सीट में। ये पीयूष जी का एक्सप्लेनेशन है। आइए फाइनल नंबर्स आपको प्रोजेक्शन दिखाऊं ईटीजी रिसर्च और टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे का। और गुजरात में किसकी कितनी सीटें बीजेपी 125 से 130 के बीच में नजर आ रही है, कांग्रेस 29 से 33, आम आदमी पार्टी 20 से 24 सीट, बाकी अदर्स 1 to 3। यानी कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जो पिछली बार समझ रही थी कि बड़ी करीब है बीजेपी की, पिछड़कर कितनी पीछे हो गई है, ये आप इन सीट प्रोजेक्शंस में देख सकते हैं। गौरव भाटिया, सीट प्रोजेक्शन पर आपकी राय? नाविका जी, बहुत ध्यान से मैंने आपके सारे प्रश्न और उस सर्वे का जो निष्कर्ष है वो देखा। मैं समझता हूं कुछ बातें बड़ी अहम हैं। सबसे पहले, चारों रीजन में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत दर्ज कर रही है और पिछली बार से ज्यादा सीटें ला रही है। दूसरी बात जो मैं भी देख पा रहा हूं और मैं कह रहा हूं और जनता की भी यही आवाज है कि विपक्ष की भूमिका भी ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस ढंग से नहीं निभा पाई, तो उनकी सीटें चारों क्षेत्रों में कम हो रही हैं। तीसरी बात, आपका सर्वे कुल मिला के हमें 2/3 से ज्यादा सीटें देता है। हमें ऐसा लगता है, जो भाव जनता का है, जो हमारे पास फीडबैक आ रहा है कि इतिहास रचा जाएगा, 7वीं बार लगातार प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर से जीत होगी और 3/4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। और इसकी बहुत बड़ी एक वजह है जो अभी फैक्टर इन नहीं हुई है सर्वे में। हमने देखा किस तरह से इससे पहले भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव थे, मोदी जी की रैली जब तक नहीं हुई थी तब तक सर्वे कुछ और दिखाते थे, ओपिनियन पोल। और उसके बाद मोदी जी की रैली हुई, एक आकर्षण है लोगों का उनके प्रति, एक विश्वसनीयता है जो उन्होंने कमाई है, और उससे तुरंत जो है जो फ्लोटिंग वोट होता है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि आप देखिएगा 135-140 का आंकड़ा पार हो जाएगा। और एक बात मैं मोरबी पे भी कहना चाहूंगा, देखिए प्रधानमंत्री जी का स्वयं वहां जाना और एक भाव था कि हमें जो पीड़ित परिवार हैं उनको इंसाफ दिलाना है। मैं समझता हूं कि ये संवेदनशीलता दिखाता है प्रधानमंत्री जी की, और साथ साथ गृह मंत्री जी की, जो पूरा मॉनिटर कर रहे थे मुख्यमंत्री जी के साथ।
और दूसरी तरफ राजनीतिक गिद्ध थे जो नमक लेके जख्मों पे डाल रहे थे कि ये जख्म कहीं भर ना जाए क्योंकि चुनाव है और हमें फायदा होगा। गुजरात की जनता ये भी देख रही है। त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। गौरव जी, मोदी जी ने दौरा किया, बहुत ही अच्छा है। एक प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने तो जो उत्तराखंड में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उनके प्रति भी संवेदना व्यक्त की थी। एक प्रधानमंत्री के तौर पे तो उनको भारत में वैसे हर नागरिक की तकलीफ के ऊपर संवेदना प्रकट करना ही चाहिए, उसमें गलत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उनके आगमन से पहले मोरबी प्रशासन ने वहां पे पेंटिंग किया, 140 लोगों की लाशों के ऊपर पेंटिंग हुआ, वो चीजें शायद भारतीय जनता पार्टी की त्रिवेदी जी आप जो बात कह रहे हैं थोड़ा सा मुझे लगता है संवेदना की कमी है कहीं ना कहीं। अवनीश अवस्थी जी, क्या आपको लगता है कि मोदी जी ने संदेशा दिया होगा? ये किस तरह की बात है? वहां प्रशासन की वजह से तो लोग भी जानते हैं कि प्रशासन में कहीं ना कहीं इस बात पर कोताही बरती गई, लेकिन यही प्रशासन कवर अप कर रही थी या मोदी जी ने कोई संदेश भेजा था कि भाई पेंटिंग करा दो? नाविका जी, ये जो त्रिवेदी जी यहाँ बोल रहे हैं, बात सुनिए त्रिवेदी जी, अब सुन लीजिए। आपकी पेंटिंग मैं आपकी करता हूँ। वो अरविंद केजरीवाल जो नीली वैगनार से लूंगा जी, मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा। उनके महल में कितने करोड़ रुपए स्विमिंग पूल पे खर्च हुए ये आरटीआई से मालूम चला है, वो सब सामने आ रहा है। झूठ एक पर एक। मैं नाविका जी, मैं आपको बताऊं, मेरी जहां भी बातचीत हुई है, खासतौर से गुजरात की बात बता रहा हूं, मैंने कभी क्या बात है ये आम आदमी पार्टी कह रही जी थोथा चना बाजे घना, वही वहां के बोल रहा, बाकी जनता कहां बोल रही है उनके बारे में? लोकेश जिंदल जी, समय कम है, 30 सेकंड का समय दूंगी आपको। लोकेश जिंदल जी। नाविका जी, अभी आपके सर्वे ने जो आंकड़े बताए वो कुछ हजम नहीं हुए, क्योंकि देखिए अभी मई में जो सॉल्ट क्राइसिस हुए थे पूरे कच्छ के रीजन में, वहां पे 5 लाख किसानों को इफेक्ट हुआ था। दूसरा, अगर मैं कॉटन की बात करूं तो आज कॉटन कैंडी का प्राइस 1 लाख से ऊपर जा चुका है। आप कैसे कह सकते हैं कि सेंट्रल गुजरात और सदर्न गुजरात आज भी बीजेपी को फेवर करेगा? लोकेश जिंदल जी, इससे पहले जो आप कह रहे थे वो भी लोगों को हजम नहीं हो रहा था, लेकिन आपका हक है सर्वे में गलतियां ढूंढना। अपनी पार्टी में तो आप गलती ढूंढ नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये ओपिनियन सर्वे बताता है, और ये लेटेस्ट ओपिनियन सर्वे है। इसमें लेटेस्ट लोगों से ओपिनियन लिया गया है। इस वक्त मैं फिर से बता दूं दर्शकों के लिए कि बीजेपी को 125 से 130 सीटों का संकेत आ रहे हैं। 29 से 33 सीटें आएंगी कांग्रेस पार्टी को और 20 से 24 सीटें आम आदमी पार्टी को। ये थे टाइम्स नाउ नवभारत और ईटीजी रिसर्च का जन गण मन सर्वे, और इसमें कहीं भी बीजेपी किसी भी मुश्किल में नजर नहीं आ रही है। मोदी फैक्टर, क्या ये बीजेपी का सबसे बड़ा जीतने वाला फैक्टर है? पब्लिक क्या कह रही है हम सुनना चाहेंगे, भेजिएगा अपने जवाब। लेती हूं आपसे इजाजत।